लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान और चुनाव एक ऐसा सुनहरा मौका होता है तमाम लोगों के लिए, जहां से उन्हें अपने से संबंधित लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। उन लोगों के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाने का मौका मिलता है और उन नीतियों के आधार पर देश के विकास में भागीदारी अदा करने की एक अहम भूमिका निभाई जाती है। चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि कई राजनेताओं के लिए एक अच्छी सुनहरी खबर सामने आती है जब उनको जीत प्राप्त होती है, और कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी समाप्त होता हुआ नजर आता है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हमें देखने को मिली। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो जीत दर्ज ना कर पाने के बाद भी खुश नजर आ रही हैं, तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि जीत मिलने के बाद भी या सरकार बनाने की पोजीशन में आने के बाद भी सोच विचार की भूमिका में हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा करेंगे उन चेहरों के बारे में जिन चेहरों पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई थी, विशेष तौर पर बिहार की राजनीति में। तो बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिला, क्योंकि एक वक्त तक सीट शेयरिंग के मामले में पशुपति नाथ पारस जो थे उनको पीछे ढकेलते हुए यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने चिराग पासवान को 5 सीटें देने का काम किया, और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम वो नेता थे जिनको दरकिनार करते हुए भी तमाम पार्टियों के नेता दिखाई दिए, जिनमें पप्पू यादव भी प्रमुख चेहरा रहे हैं, जिन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। तो ऐसे में चिराग पासवान का सियासी भविष्य क्या रहेगा, इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं चिराग पासवान, 5 सीटें मिलती है, 5 पर जीत मिलती है, शायद ये 100% जो परिणाम है ये तो चिराग पासवान को छोड़कर किसी भी पार्टी के जो है खाते में नहीं आए। चिराग पासवान का भविष्य बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर हम रहमो करम पे कहें बीजेपी के चिराग पासवान की 5 सीटें आना, तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होगी दिनेश, क्योंकि यही बीजेपी है जिसने एलजेपी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब अगर आप देखें आर एलजेपी और एलजेपी आर, इन दोनों हिस्सों में अगर बांटने का काम किया तो वो बीजेपी ने किया। अगर आप पहले मौके को देखेंगे कि 2020-21 के बाद उनकी पार्टी अगर 2 हिस्सों में बटी, एकमात्र चेहरा जो है चिराग पासवान रह जाते हैं, और जो पशुपति पारस है ये एनडीए को समर्थन कर देते हैं। उस समय बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उनका वेलकम किया, उनको केंद्रीय मंत्री तक बनाया। लेकिन अब 2024 के समीकरण बदल गए हैं, अलग हो गए हैं, तो ऐसे में चाचा की जगह भतीजे को चुन लिया, यानी कि चिराग पासवान अब मोदी सरकार के हनुमान बने हुए घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की छत्र छाया में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब अगर आप देखें तो मोदी जी कुछ दिनों पहले ही जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, चिराग पासवान की सीट पर हाजीपुर गए थे, वहां पर क्या बोलते हैं कि मैं तू तड़ाक कर लेता हूं, क्योंकि मैं इनको बेटे की तरह मानता हूं। देखिए, राजनीति में ये सब चीजें कोई बहुत अहमियत नहीं रखती। आप भी जानते हैं कि जब रामविलास पासवान का निधन हो जाता है, उसके बाद जब बंगला खाली करने की बारी आती है, चिराग पासवान लाख मिन्नत तक करते रह गए कि भाई वो नजर आते। हाँ, और उसके बावजूद भी बीजेपी ने तमाम उनकी तस्वीरें, तमाम उनकी जो चीजें थी उठाकर सड़क पर फेंक दी थी। तो ये वही बीजेपी है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जो पूरे का पूरा कह सकते हैं माहौल है बिहार में, वो दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर चिराग पासवान का भविष्य आने वाले दिनों में क्या हो पाता है, क्योंकि इतनी मेहरबानी अचानक चिराग पासवान के ऊपर करने की बीजेपी की वजह क्या है? क्या यहाँ से वो नीतीश कुमार को डाउन करना चाहते हैं? क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि 100% एक तरीके से प्रदर्शन रहा चिराग पासवान का, 5 सीटें मिली और 5 की 5 सीटें उन्होंने जीत कर ला कर दी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के ऊपर जरूर हावी होते हुए नजर आएंगे। भाई, आपको 16-17 सीटें दी और आप 12 जीतते हैं, लेकिन मुझे 5 दी और मैंने 5 की 5 सीटें जीत कर ला कर दी। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है कि बीजेपी अब चिराग पासवान को प्रमोट करती हुई नजर आने वाली कुछ दिनों में, और वहीं मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार को शायद डाउन करेगी। एक और चेहरा है, युवा है, चिराग पासवान की ही कैटेगरी में वो सामने आते हैं, लेकिन सियासी आधार देखा जाए, कद देखा जाए तो थोड़ा मजबूत नजर आता है तेजस्वी यादव। 250 से अधिक जनसभाएं, रैलियां, रोड शो किए गए, प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा यहाँ पर। और पप्पू यादव ने भी ये कहा है कि भाई तेजस्वी यादव वो चेहरा थे जिनकी हार धर्मिता कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिली सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत, और कांग्रेस पार्टी यदि और ज्यादा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरती तो बेहतर नतीजे हो सकते थे। तेजस्वी की क्या यहाँ पर कमजोरी ये चुनाव बनकर सामने आए? देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जिस तरह से वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, आप देखिए जन विश्वास यात्रा के जरिए पूरे बिहार में घूमने का काम करते हैं, उसके बाद 250 रैलियां भी करते हैं,
पटना में एक बहुत बड़ा मेगा शो भी करते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी को एक नेता के तौर पर बिहार के अंदर स्थापित करने के लिए कह सकते हैं बेहतर था। और यहाँ पर अगर आप देखें 4 सीटें आरजेडी ने जीती, ऐसा कोई खराब प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता कि अगर 2019 की बात करें तो एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली, वहीं 2024 में कम से कम 4 सीटें मिली। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर कुछ बेहतर रणनीति होती तो ये आंकड़ा कम से कम 10 के आसपास जा सकता था, और ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं चूक हुई है। और देखिए, अभी राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व नहीं है लालू यादव, उस तरह से एक्टिव नहीं है, इक्का दुक्का मौके पर नजर आए, और पूरे का पूरा चुनाव जो है तेजस्वी ने अपने लेकिन मैं कंधों पर आपको लेकर रोकना चले। चाहूंगा, जी। माफ करिए यहाँ पर अमन जी, जी। रोकना इसलिए चाहूंगा क्योंकि लालू यादव का बढ़ता यहाँ पर कहीं ना कहीं शारीरिक जो क्षमता है वो भी जी। कम है, उम्र भी बढ़ती जा रही जी। है, तो यहाँ पर तो तेजस्वी यादव को उन मौकों पर भुनाना चाहिए हाँ, अपने आप को। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव अभी युवा नेता हैं। आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि 34 साल की उम्र है, और ऐसे में अगर अपने दम पर अगर वो 4 सीटें लेकर आते हैं, सबसे बड़ा दल बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो आरजेडी नजर आता है। और ये इसका फायदा मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े लेवल पर मिलने वाला है। और साथ में पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली होती तो ये बात सही है, लेकिन उससे बड़ी बात कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम जो कह सकते कांग्रेस लीडर्स थे, अगर बिहार में और दमखम से लड़े होते, बिहार में और चुनावी रैलियां की होती तो शायद इसका परिणाम कुछ और बेहतर हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर मगर में राजनीति नहीं चलती, अब आपको जो कह सकते हैं जनता ने जो सीटें दी हैं तो उसके आधार पर आपको सोचना पड़ेगा कि आने वाला चुनाव किस आधार पर लड़ा जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये जरूर कहा जाएगा दिनेश जी कि 2019 में एनडीए के खाते में 39 सीटें थी, एकमात्र सीट कांग्रेस पार्टी को मिली। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 3 सीटों पर नजर आई। इसके अलावा सीपीआई को भी एक भी सीट नहीं थी, वो 2 सीटें जीतते हैं। और कुल मिलाकर आरजेडी के 10 सीटें यहाँ हाँ, पर 10 जो है सीटें महागठबंधन ने बिल्कुल। तो जीता मैं है। यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए पॉजिटिविटी तो है, कम से कम जहाँ पर एक सीट आपकी थी, यानी पूरे इंडिया आज गठबंधन 10 को मिला सीटें के हैं वहाँ। आज 10 सीटें। और देखिए विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में जो वायदे आज कह सकते हैं बीजेपी नीतीश कुमार से करने वाली है, क्या उनको ये 1 साल में आने वाले पूरा कर पाएंगे या शुरू भी कर पाएंगे, ये अपने यहाँ बड़ा सवाल है। और अगर नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर पाए तो जो बचा कुचा विश्वास है वो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है खोते हुए नजर आएंगे। अमन जी, आखिरी सवाल संक्षेप में आपका जवाब जी। चाहूंगा। तेजस्वी यादव किस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से नजर आने वाले? देखिए बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, क्योंकि बिहार की राजनीति अब बहुत करवटें बदलती हुई नजर आ रही है। जाहिर बात है कि यहाँ से तेजस्वी ने जो कद अपना मजबूत किया है बिहार में, और जिस तरह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। देखिए केंद्र का जो कह सकते हैं चुनाव होता है, या जो केंद्र में सरकार बनानी होती है, उसके लिए चेहरे कुछ और होते हैं, लेकिन जब आपको राज्य सरकार बनानी होती है तो उसके लिए मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा बनते नजर आ रहे हैं। बिहार में जिस तरह का समर्थन उनको मिला है, नौकरी जिस तरह से उन्होंने दी है, जिस तरह से लगातार बिहार के विकास की बात की है, युवाओं को बेहतर भविष्य देने की बात की, ये आने वाले चुनाव में जरूर कारगर साबित होंगे। और देखिए दूसरी बात ये भी आप दिनेश जी देखिए कि बीजेपी के अंदर अब वो दमखम नहीं बचा है, वो ताकत नहीं बची है जिसके दम पर वो ये कहा करते थे कि बिहार में हमारी सत्ता को कोई उखाड़ नहीं सकता। अब मुझे ऐसा लगता है जिसे तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पूर्ण बहुमत की सरकार आरजेडी की 2025 में आती हुई नजर आए। हार की भी समीक्षा की जाती है और जीत की भी समीक्षा की जाती है, लेकिन जब सरकार बन रही हो और उस दौरान कुछ हार मिली सीटों की समीक्षा की जाए तो ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन जाता है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आती है। अब लोकसभा का चुनाव है, तमाम विपक्षी नेता कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के आंकड़े से नीचे रोकने में कामयाब हुए हैं। और ये कहना है अब तमाम विपक्षी नेताओं का कि इंडिया गठबंधन अभी भी एकजुट है और कभी भी सरकार बनाने का मौका यदि मिलेगा तो उससे कोई कदम पीछे नहीं खींचे जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इसकी शुरुआत बिहार से ही होती है, क्योंकि नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।